पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोग ये 3 सवाल किए थे, ठीक है। आप लोग को बनाना था, हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, आप लोग मिला लें इसको। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि 30 ग्राम यूरिया डिजोल्व किया गया है, कितने में 45 ग्राम वाटर के अंदर। कह रहा है क्या कि वेपर प्रेशर वाटर का इतना है, तो बताइए एलवीपी मतलब लोडिंग वेपर प्रेशर क्या होगा, आरएलवीपी मतलब रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बता दीजिए, उसके बाद मोलैलिटी बताना है और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बताना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला जब आपको सॉल्यूशन का कभी भी क्वेश्चन बनाना हो, ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आपको ये जानने का जरूरत पड़ेगा कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है वो सॉल्युबल है, ये सॉरी सॉल्युबल तो रहेगा ऐसा, वो नॉन वोलेटाइल है या फिर वोलेटाइल है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें 2 टाइप का सॉल्यूट को ऐड करके हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये सॉल्यूट जो है वो वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। तो इसको पहचानने का तरीका क्या होता है बच्चों कि अगर वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन आएगा आपके सामने तो उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वेपर प्रेशर उसका मेंशन करना पड़ेगा या फिर दोनों का पूछा जा सकता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सॉल्यूट हमारा वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। यहाँ पे देखें क्या वेपर प्रेशर यूरिया का दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये नॉन वोलेटाइल है। और नॉन वोलेटाइल वाले में हम जो जो फॉर्मूला लिखे थे बच्चों वो सबको याद हो जाना चाहिए। अब देखें इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे यूरिया का मोल निकालना होगा। क्योंकि मास दिया हुआ तो मास तो हम लोग किसी फॉर्मूले में यूज करते नहीं है, इसलिए यूरिया और वाटर का जो मास दिया हुआ उससे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पहले मोल निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे क्या क्या जरूरत हमें और यहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर यूरिया का मोल लिखते हैं, मोल ऑफ यूरिया, ठीक है, ये यूरिया का मोल अगर हम लोग लिखें तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 है, तो ये आ गया 1/2। ये कितना आ गया 1/2। उसी तरीके से अगर मोल ऑफ वाटर लिखते हैं आप, मोल ऑफ वाटर लिखते हैं तो वाटर का मोल कितना हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 18। ये कितना आ जाएगा, ये 5 टाइम्स 9 और ये फिर कर जाएगा आपको 2 टाइम्स, ठीक है। ये 5/2 आ गया, ये 2.5 आप इसको लिख सकते हैं। तो ये दोनों का क्या आ गया बच्चों, ये आ गया। अब जब भी आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सवाल आ जाए तो उसमें आप एक ही चीज पहले याद रखें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे क्या यूरिया है, यूरिया लिखते हैं। देखिए थ्योरी हम ए और बी से भले पढ़े लेकिन उसमें लैंग्वेज याद रखना बहुत जरूरी होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट यहाँ पे क्या बच्चों यूरिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया बराबर आपको क्या बताया गया था, क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के इक्वल होता है। अब बात आता है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम निकालते कैसे हैं, तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हम देखें यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, लैंग्वेज लिख रहे हैं, ए और बी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपको भी इसी तरीके से याद रखना लैंग्वेज। तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके का एक फॉर्मूला होता है। ऐसे हम लोग वहां पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ XA, ए को हम लोग सॉल्यूट माने थे, बी को सॉल्वेंट माने थे, तो वो लिखा हुआ XA बराबर क्या लिखा हुआ होगा P0B, P0B माइनस क्या लिखा हुआ बच्चों PB डिवाइडेड बाय P0B। अब देखें क्या आप यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालने का मतलब है मोल ऑफ यूरिया, मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अब सोचिए टोटल मोल कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, 2.5 ये और 0.5 ये, तो ये टोटल हो गया 3 और ये कितना आ रहा है बच्चों 0.5 मोल। इसका मतलब कि ये आ रहा हमारा यूरिया का मोल फ्रैक्शन। अब सोचिए अगर यूरिया का मोल फ्रैक्शन इतना आ गया तो अब देखिए इसमें से आपको कौन कौन सा टर्म दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ P0 वाटर, क्या वाटर का प्योर वेपर प्रेशर क्वेश्चन में दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ 300 है, कितना दिया बच्चों 300 माइनस कर दें P0 सॉल्यूशन, ये P सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं पता है तो मान लीजिए ये P हो गया, फिर नीचे भी क्या है वही चीज है वाटर का प्योर वेपर प्रेशर, तो ये हो गया 300। अब अगर यहाँ से देखें दिया जाएगा 1/6 इज इक्वल्स टू आ गया 300 माइनस P
डिवाइडेड बाय 300। अब इसको सॉल्व कर दें, ये 50 टाइम्स कट रहा है तो ये आ गया आपका 300 माइनस p इज इक्वल्स टू 50। तो p बराबर यहाँ से कितना रहा 300 माइनस 50, ये आ गया 250 mmHg, 250 mmHg। अब देखें वेपर प्रेशर प्योर वाटर का कितना था 300 mmHg। जब उसके अंदर आप यूरिया डालें मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालें, हमको पहले से पता है कि ये जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डलाएगा तो जितना होना चाहिए था वेपर प्रेशर या जितना प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का होना चाहिए था उससे कम आएगा। अब देखें ये कितना हो गया 50 टाइम्स इसका माइनस हो गया 50 80, ये mmHg प्रेशर घट गया। ये हमारा p सॉल्यूशन हो गया। और ये आपको किस ऑप्शन में पूछा गया 4th या 5th में पूछा गया, मतलब ये 5th का आंसर हो गया। एक तरह से देखें तो ये किसका आंसर हो गया 5th का आंसर हो गया। अब आप देखें यहाँ से ये चीज आपको मिल गया, तीसरा भी आपको मिल गया। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो यही तो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, तो इसका मतलब अगर हम आपको यहाँ से थर्ड का आंसर करना चाहें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब यूरिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब यूरिया, ये हो गया 1/6। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बच्चों 1 में इसको माइनस कर दें, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1, तो 1/6, तो ये कितना आ जाएगा 5/6। ठीक है, अब देखें यूरिया का मोल फ्रैक्शन, वाटर का मोल फ्रैक्शन। अब जैसे ये दोनों चीज पता चलेगा तो आपको चौथा पता चल जाएगा। चौथा पता चल जाएगा कौन सा, मोलैलिटी। अगर आपको फॉर्मूला याद हो मोलैलिटी का तो हम एक फॉर्मूला लिखाए थे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखाए थे बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये बेसिक पहला जो लेक्चर था उसमें लिखा हुआ था। इनटू हम लोग करते थे 1000, डिवाइडेड बाय करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इनटू करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसको इधर इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। अब जैसे देखिए आप इस फॉर्मूले पे अगर रखते हैं, ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले पे रखते हैं तो ये आपको निकल जाएगा। अब जैसे देखें ऊपर लिख दे रहे हैं, नीचे साइड ना लिखे, तो अब देखिए यहाँ तक तो दिख रहा है सबको। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो गया। इसी में अगर हम लोग यहाँ पे देखें मोलैलिटी, तो मोलैलिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोलैलिटी बराबर अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये आ गया 1/6 इनटू अब कर देंगे 1000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये है 5/6, ये हो गया 5/6 और इनटू फिर से क्या कर देंगे आप एडिंग करेंगे तो ये 6 से 6 कट जाएगा। देख लें ये आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 90, तो ये एक और कट जाएगा, ये आ गया 9, ये 100 डिवाइडेड बाय 9, ये इतना m हो गया इसका मोलैलिटी। अब देखें मोल फ्रैक्शन भी आ गया, मोलैलिटी भी आ गया, वेपर प्रेशर भी आ गया, दूसरा भी आ गया आपका। क्यों आ गया, क्योंकि ये पूछा है RLVP, तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड के इक्वल होता है, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं RLVP जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड के इक्वल होगा और वो आया है 1/6। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग LVP का। LVP क्या होता है, LVP के लिए हम लोग दो फॉर्मूला लिखे थे बच्चों। LVP के लिए दो फॉर्मूला ये लिखा गया था कि अगर आपको वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का पता है, हम भी लिख दे रहे हैं या सॉल्वेंट लिखते हैं यहाँ पे, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट में हम क्या करें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को माइनस कर दें तो भी आ जाएगा। एक तो ये आ जाएगा, या यही इक्वल था, किसके इक्वल था बच्चों, तो ये था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और गुना फिर से क्या कर देंगे आप P0B मतलब P0 सॉल्वेंट। अब दोनों डाटा आपको पता, आप चाहें तो इससे भी निकाल लें, आप चाहें तो इससे निकाल लें। फिलहाल हम इसी से निकालते हैं। देखिए P सॉल्वेंट कितना था बच्चों, या जितना से घटा है तो घटा हुआ है अमाउंट, तो यहीं पता चल गया 300 पहले था 250 अभी बच गया तो घट गया कितना से 50 से, इसका मतलब LVP कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ से भी निकालेंगे तो आपको 50 ही आएगा। जैसे देखें यहाँ हम यही कर सकते हैं, तो सॉल्वेंट ये सॉलिड का मोल फ्रैक्शन 1/6 और P सॉल्वेंट का वैल्यू कितना है 300, तो ये देख लें कितना गया 50। तो या तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लें या तो इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लें, दोनों आपको सेम आंसर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व।
अब इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप देख लें, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देखें क्या हो सकता है, इसको भी मिटा ही दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कैसे करेंगे, इसमें देखें आपसे क्या पूछा, कह रहा है कि व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का मास बताना है जो डिजोल्व किया जा रहा है 180 kg ऑफ वाटर के अंदर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर 20% बाय 20%। अब अभी आप देखें कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करते हैं तो जितना वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का होना चाहिए था उससे कुछ ना कुछ घटेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वाटर का वेपर प्रेशर जितना भी रहा होगा प्योर फॉर्म में किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, उससे हमें 20% क्या करना, घटाना है। तो बताइए उसके अंदर कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाएगा। तो बच्चों हम एक ही आपको फॉर्मूला बता रहे हैं कि जब भी आपके पास ऐसा सॉल्यूशन आ जाए, जब भी आपके पास ऐसा सॉल्यूशन आ जाए जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड प्रेजेंट है, तो उसमें आप एक ही फॉर्मूला याद रखें। वो फॉर्मूला क्या है, ये वाला, कि मोल फ्रैक्शन जो होता है सॉल्यूट का, सारा चीज हम यही से देके बनाते हैं। मोल फ्रैक्शन जो होता है सॉल्यूट का वो RLVP के इक्वल होता है। वो क्या होता है, RLVP के इक्वल होता है। अब RLVP क्या होता है, तो RLVP निकालने के लिए प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटा देंगे, माइनस करेंगे और उसको फिर से प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं। आप इस तरीके से याद रखें फॉर्मूला, तब जाके सवाल बनेगा। ए और बी के फॉर्म में याद रखेंगे तो सवाल बनाने में दिक्कत आएगा। ए और बी तो हम थ्योरी में इसलिए बताते हैं क्योंकि ए को सॉलिड मान लेते हैं, बी को सॉल्वेंट मान लेते हैं। तो अब क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे होंगे तो कभी भी ऐसा नहीं लिखा हो रहता पी नॉट ए का वैल्यू इतना है, वो लैंग्वेज में लिखा हुआ था। आपको भी यही याद होना चाहिए कि पी नॉट ए क्या होता है, पी नॉट बी क्या होता है, पी बी क्या था, समझ में आ रहा। तो इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं। अब हमें क्या पूछा गया बच्चों, मोल फ्रैक्शन, ये मास पूछा गया। तो सॉल्यूट का क्या हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मान लें कि अगर मोल निकल जाए सॉल्यूट का तो मास भी निकल जाएगा, इतना तो पता चल रहा होगा सभी लोगों को। अब जैसे यहाँ पे देखें एक्स सॉल्यूट, हम अभी इसी तरीके से लिखते हैं एक्स सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट का प्रॉपर्टी यहाँ पे है तो मास मोल जो भी निकालना होगा सॉल्यूट के बारे में वो यहीं से आएगा। तो पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। हम देखें क्या इस साइड वाला वैल्यू हमें सॉल्व हो पाएगा, क्या हो सकता है, कैसे होगा। तो अब जैसे देखें यहाँ कह रहा है क्या कि कितना से घटाना है बच्चों, बाई लिखा हुआ, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ भी बहुत बार गलती होता है, एक बार सवाल में बाई लिखा हुआ रहेगा और किसी सवाल में 2 लिखा हुआ रहेगा। तो जब बाई लिखा हुआ रहता है कि वेपर प्रेशर रिड्यूस्ड बाई, इसका ये मतलब हुआ कि इनिशियली जितना रहा होगा उसका 20% आपको घटाना है, ठीक है, तब जाके आपको फाइनल मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखें कि मान लें, हम ऐसा मान लेते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, P है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना बच्चों, P, या 100 मान लें तो ज्यादा आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, ऐसा हम एज्यूम करते हैं, लिख भी देंगे साइड में माइनस। अब बताएं कि P सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। कह रहा है क्या कि अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 100 है तो सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का घटाया गया था, कितना से घटाया गया, 20% से घटाया गया, तो बच कितना गया होगा बच्चों, 80%। कितना बच गया होगा, 80। तो ये हो गया, ये हो गया, नीचे फिर से हम लोग क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। और यहाँ पे हम मान लें कि लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर है, हम कितना माने, P माने हैं, या आप 100 मान सकते हैं, P भी मान के करेंगे तो भी आंसर आएगा, 100 मान के करें तो भी आंसर आएगा। अब देखिए ये आ गया 20 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना आ गया 1/5। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड जो है वो आ गया 1/5। अब अगर किसी का मोल फ्रैक्शन पता चल जाए बच्चों तो आप मोल आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ यूरिया,
क्योंकि सॉल्यूट हमारा यूरिया है, डिवाइडेड बाय लिखेंगे मोल ऑफ यूरिया प्लस क्या लिखेंगे मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर, ये आ गया 1/5, ये आ गया 1/5। आप इसको सॉल्व करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आप इसको रिवर्स कर दें या ऐसे ही सॉल्व करें तो भी आंसर आ जाएगा। देखिए मोल ऑफ यूरिया, मोल ऑफ यूरिया कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ यूरिया जो कि पता नहीं है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऐसे आ जाएगा। या इसको उल्टा ही करके सॉल्व करें तो आसानी से वो कैलकुलेशन हो जाता है। ऐसे अब जैसे मन करे आपको वो सॉल्व करें, वो आपका काम है। हम इसको उल्टा करके सॉल्व कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं, n यूरिया बराबर 5, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें आ रहा 1 प्लस मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल ऑफ यूरिया, मोल ऑफ वाटर डिवाइड मोल ऑफ यूरिया बराबर कितना 5। तो यहाँ से हमें रेशियो पता चल गया, n वाटर मतलब मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल ऑफ यूरिया का हमें रेशियो पता चल गया कितना, ये आ गया 4। रेशियो कितना आ गया बच्चों 4। अब अगर रेशियो पता चल गया तो हम अब इसको मास में कन्वर्ट कर देंगे, ऊपर मिटा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग बच्चों, ये आ गया हमारा n वाटर, ये क्या आ गया हमारा n वाटर। तो n वाटर को आप क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ वाटर को क्या लिखेंगे मास ऑफ वाटर, लेकिन ये केजी में है तो केजी से हम लोग किलोग्राम में जाएंगे, ग्राम में जाएंगे और डिवाइडेड बाय 18 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया मास ऑफ, ये मोल आ गया उसका। यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे मास डिवाइडेड बाय 60, मास डिवाइडेड बाय 60, और ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों 4 के इक्वल आ जाएगा। आप देखिए ये 18 से 18 कट जाएगा, ये आ गया 1/4, ठीक है, इंटू 60 डिवाइडेड बाय ये m आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया किसके इक्वल 4 के इक्वल। तो यहाँ से m आप निकाल सकते हैं, ये मास है बच्चों, मोलैलिटी नहीं है, क्या है मास है। तो ये आ गया हमारा 6 2 2 4 1 5 5 0 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 4, ये कितना आ जाएगा 4। तो इसको अगर हम कट करें तो 15 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ गया 15 पे 4 0, ये इतना ग्राम आ जाएगा। अगर हम केजी में लिखें तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 150 केजी, 150 केजी। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सवाल को बना सकते हैं। तो इस तरह का जब भी सवाल आपको आए तो बस आप यही ध्यान रखें कि यहाँ बाय लिखा है या टू लिखा। अगर यहीं पे लिखा होगा रिड्यूस टू 20, इसका मतलब ये हो गया कि फाइनली घट के 20 हो गया, इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट 20 रखना होगा। लेकिन ये लिखा हुआ रिड्यूस्ड बाय 20, इसका मतलब हमें खुद से घटाना पड़ेगा इनिशियल में, तब जाके फाइनल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया बच्चों। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा ये बात एक ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखेंगे हमेशा। थर्ड में जो डाटा दिया बच्चों उसमें आपको लग रहा होगा ना कि कोई डाटा एक कमी है, अगर आप बनाए होंगे तब लग रहा होगा, ऐसे तो नहीं लगेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अंडरलाइन भी किए थे, यहाँ भी आप गौर से पढ़े थे, ये भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड का है। तो कभी भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड का क्वेश्चन आए, हम देखिए बार बार एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, बस उसी फॉर्मूले को क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार हम बार बार कुछ ना कुछ इसमें चेंज करते हैं। स्टार्ट हम हमेशा यहीं से करते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और वो निकलता कैसे है, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर में माइनस करना है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है, डिवाइडेड बाय करना है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, बस इतना ही करना। अब इसी में देखिए वापस हम फिर से बनाएंगे, हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास पूछा गया, तो वापस मॉलिक्यूलर मास हो कुछ भी हो सॉलिड के बारे में तो यहाँ से आएगा। इधर तो सॉलिड का कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, या तो सॉल्वेंट का या तो सॉल्यूशन का, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। हम देखिए यहाँ से आ गया एक्स सॉलिड, हम थ्योरी में भले आपको बहुत फॉर्मूला बताएं, लेकिन क्वेश्चन बनाते समय आप बस एक फॉर्मूला याद रखिए, ये वाला, ठीक है। सारा सवाल इसी फॉर्मूले से बनेगा, ठीक है, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपके क्वेश्चन में है तब। और ये पहचाना बहुत आसान है, क्योंकि वोलेटाइल अगर होगा तो उसका वेपर प्रेशर देना पड़ेगा उसको, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो उसका वेपर प्रेशर के बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा, ना तो पूछेगा आपसे ना तो दिया हुआ रहेगा।
चलिए, तो P नॉट सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कहीं पे आपको नजर आ रहा है क्या? कहीं नहीं दिया हुआ। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जरूर दे रखा है, लेकिन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहीं नहीं दिया हुआ है। तो अब ये कैसे निकालेंगे? क्या ये सवाल गलत है या डाटा इनसफिशिएंट है? तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो टेम्परेचर है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो यहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर मेंशन किया है, और हमारा जो सॉल्वेंट है, ठीक है, वो कौन सा है? वाटर है। सॉल्वेंट क्या हमारा? वाटर है। अब ये कैसे पता चलेगा? कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ऐसे आपको एक्वस सॉल्यूशन जब भी यूज करते हैं, समझ जाए सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर हो गया। और वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ कुछ रिलेशन है। वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ क्या कुछ रिलेशन है? वो रिलेशन क्या बच्चों? इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट जब भी किसी लिक्विड का आपको मेंशन कर देगा, खास करके वाटर में ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें बाकी का तो नहीं पता है, बाकी का बॉइलिंग पॉइंट हमें नहीं पता है, लेकिन वाटर का हमें याद होता है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि उस टेम्परेचर पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है बच्चों। तो अगर कभी भी बॉइलिंग पॉइंट आपको मेंशन कर दे कोई टेम्परेचर के बारे में कि इस लिक्विड का ये बॉइलिंग पॉइंट है, और उसी पे आपको कैलकुलेशन करना है, तो इसका ये मतलब हुआ कि उस समय सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमें कितना लेना होगा? खुद से अपने मन से 760 mmHg, ठीक है, या 1 atm प्रेशर। अब यूनिट पे आप अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे देखें 100 डिग्री दिया और 100 डिग्री पे ही कैलकुलेशन करना है। तो हमें पता है कि हमारा सॉल्वेंट अगर वाटर है और वाटर के लिए टेम्परेचर 100 डिग्री है और उसी पे कैलकुलेशन करना है, इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे P नॉट सॉल्वेंट जो है वो हमें पता हो गया। वो कितना हो गया? तो 760 mmHg। अब देखिए ये 760 है और सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल डालें तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन का घट गया होगा। तो देखें ये घट के कितना दे रखा था? 570। कितना दे रखा है? 570 डिवाइडेड बाय, फिर से क्या कर देंगे? प्योर सॉल्वेंट का, तो ये आ गया इतना, ठीक है। अब इसको घटा दें तो ये इधर से कितना जाएगा बच्चों? ये 0 आ रहा, ये 3 आ जाएगा और ये इतना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आप कर देंगे इतना, ये भी कट जाएगा, ये कट रहा मेरे समझ से 2 टाइम्स ना, ये 13/76। अब ऐसे भी रहने दें अभी, ठीक है। ये आ गया इतना mmHg आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बच्चों? mmHg। इसको कट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें यहाँ पे x सॉल्यूट आ गया। क्या आ गया ये? अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो x सॉल्यूट जो आया 1 से कम होना भी चाहिए। x सॉल्यूट तो हमारा आ गया बच्चों, ये आ गया 13 डिवाइडेड बाय 76। कितना आ गया? 13 डिवाइडेड बाय 76 आ गया, ठीक। अगर हम अब इसको सॉल्व करें तो x सॉल्यूट के बारे में आप क्या लिखेंगे? इसमें बस यही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बाकी तो आपका कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आप ऐसा करें, यहाँ पे पहले ये पॉइंट लिख लें, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तब सवाल को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको कि एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड is equal to atmospheric pressure। मतलब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट लिखना ज्यादा सही रहेगा, ऐसे भी लिखना एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब अलग भी हो सकता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हमेशा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आएगा बच्चों, ठीक है। तो अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया, इसका मतलब हो गया कि ये हम लोग 760 रख सकते हैं। अब यहाँ से सवाल को आराम से सॉल्व करने, अब यहाँ सब लिखने इसको मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें आप आगे इसको बढ़ा सकते हैं, आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लें यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास आपको दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, वही हमें निकालना भी है। फिर यहाँ भी वही चीज रखेंगे, एम सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट पता है क्योंकि यहाँ वाटर लिख रखा है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
या आप अलग से अगर करना चाहें तो वापस फिर से इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स करके सॉल्व करने पे बच्चों क्या होता है, आसानी हो जाता है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। हम समझते हैं आपको मॉलिक्यूलर मास ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल जाएगा। तो पहला पार्ट का जो सवाल था बच्चों, इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं दूसरा पार्ट। अब हम लोग शुरू करेंगे सेकेंड पार्ट कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की जगह पे अगर हम सॉल्यूशन में वोलेटाइल सॉल्यूट को यूज कर दें तब कहानी क्या होगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको लिख लें। इसमें यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये कटने का था, इसी कारण से ये हम लोग का 760 था प्रीवियस में, देखना 760 में 570 को माइनस किया गया था, ये 760 आ रहा था, ये माइनस करके 190 आ रहा है, ठीक है। डिवाइडेड और आपको मिल जाएगा कितना, ये अब ये कट जाएगा कितने बराबर, 1/4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स। तो एक तरह से ये 1/4 पे आपको सॉल्व करना था, ठीक है। वो कैलकुलेशन मिस्टेक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड ये पहला पार्ट जो हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का होता है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो शुरू करेंगे वो आएगा हमारा वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग वापस कैसे डील करेंगे, तो उसमें पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके ऊपर सवाल करेंगे। अब इसको जल्दी से कंप्लीट करें।